हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ में आप हम लोग यहाँ पर ध्येय आईएएस का जो फुल टेस्ट है जो कि 10 अप्रैल से यहाँ पर कोड दे सकते हैं। 10 अप्रैल से स्टार्ट है और अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं। तो हम लोग जो 10 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, पहला टेस्ट यहाँ पर कवर करेंगे। फुल टेस्ट है, प्लस इसमें करंट अफेयर जनवरी से 2021 अप्रैल तक कवर ही है। तो यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स वाले आप देख सकते हैं। बाकी जीएस का फुल टेस्ट है। और अभी तक जो हम लोगों ने दृष्टि आईएएस के 3 टेस्ट कवर किए हैं, तो उसके आगे के जो टेस्ट हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में ध्येय आईएएस का पहला टेस्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, और कोड से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। कथन है कि बीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1905 ईस्वी में एक गुप्त सभा दैट इज अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है जो परिवर्तित हो गई। कारण यह है कि जो अभिनव भारत है, इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। तो कारण इसलिए जो है परिवर्तित हो गई, ये सब नहीं है। बाकी दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य हैं कि हाँ, अभिनव जो भारत है इसकी जो शाखाएं हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक दे रखे हैं और उनके लेखक यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ए नंबर है कि द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो यहाँ पर होगा जो है वो पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं खालिद बिन। तो ए का 3 होगा और बी का 4। खिलाफत टू पार्टीशन, तो खिलाफत टू पार्टीशन के जो लेखक हैं वह होंगे आपके मोइन शकीर। तो सी का 1 हो जाएगा। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया कि जो होंगे वो WC स्मिथ है। तो डी का 2। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज की रचना वर्ष 1909 में की थी। बिल्कुल सही। महात्मा गांधी द्वारा इस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर तीक्ष्ण टिप्पणी की गई, यह भी सही है। अगला है कि यह जो पुस्तक है यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में थी, यानी जो हिंद स्वराज है यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में बताई जा रही है मूलतः, तो मूलतः अंग्रेजी में नहीं, यह मूलतः जो है वो गुजराती में थी। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा जो यानी सी है वह असत्य हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला तथ्य है कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा, तो यह भी सही है इस पुस्तक में। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला दिया है कि पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विभाजन के प्रबल समर्थक थे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू प्रबल समर्थक न होकर के प्रबल विरोधी थे, इसलिए यहाँ पर पहला जो कथन है वह गलत है। इसके बाद इन्होंने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। तो दूसरा कथन जो है वह सत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालानुक्रम क्या है। तो इन सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं बेबल योजना और क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट, है ना। इन्हीं चारों को घुमा घुमा कर लिखा गया है। तो देखिए, बेबल जो योजना है यह कब की होगी, तो ये वर्ष 1945। क्रिप्स मिशन कब का है, तो यह 1942। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, तो यह 1940। क्रोनोलॉजी तो एग्जाम में आता ही है, तो अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिए। बेबल योजना हो गया, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, फिर इसके बाद बचता नेहरू रिपोर्ट
जो कि वर्ष 1928 से संबंधित। तो यहाँ पर आपको घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में, तो सबसे पहले इसमें 1928 है, 1928, इसके बाद 40 हो जाएगा, फिर 42, फिर उसके बाद 45, यानी नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और बेबल योजना। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सी सही जवाब लगाएंगे। 1855 की संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि मेजर बर्रो के नेतृत्व में भेजी गई सैनिक टुकड़ी संथालों से संघर्ष में पराजित हुई। बिल्कुल सही। गोको गोडागा नामक स्थान का एक महत्वपूर्ण नेता था। यह सही है। यह विद्रोह यानी संथाल हुल भागलपुर से वर्धमान तक फैला था। यह भी सही है। डी ऑप्शन बताया जा रहा है कि महाजन दीनदयाल संथालों का सहयोगी था, जो कि बिल्कुल गलत है, यानी असत्य कथन यह हो जाएगा, क्योंकि सहयोगी नहीं था, वरन जो है वो अच्छा खासा शोषण करता था। ठीक है, शोषणकर्ताओं में शामिल रहे महाजन दीनदयाल। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? पहला दिया है पुलिस सुधार आयोग वर्ष 1902 का है, तो एंड्रयू फ्रेजर से संबंधित। अकाल आयोग पहला सही है। अकाल आयोग जो कि 1899 का है और ये एंथनी मैकडोनाल्ड के कार्यकाल का है। इसके बाद रेलवे आयोग जो कि वर्ष 1901 बताया जा रहा है। टाइम बिल्कुल सही है, लेकिन जो संबंधित पर्सन यहाँ पर बताए जा रहे हैं कर्नल सेंट लेगर, ये गलत है, क्योंकि कालिन स्कॉट मानक्रीफ रहे हैं। कालिन स्कॉट मानक्रीफ, तो इसलिए यहाँ पर सी जो है वो गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। बाकी सिंचाई आयोग कालिन स्कॉट मानक्रीफ, ठीक है, तो इनसे संबंधित रहे हैं। तो रेलवे आयोग सिंचाई आयोग दोनों के दोनों जो संबंधित है कालिन स्कॉट मानक्रीफ, इसलिए यहाँ पर सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये पीडीएफ जो है आपको बाइलिंगुअल भी मिल जाएगी @UPPCS किंगडम टेलीग्राम पर, UPPCS किंगडम। तो जो लोग अंग्रेज़ी माध्यम से हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है, दोस्त यहाँ से कवर कर सकेंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में घटित हुई? सबसे बाद में, तो अवध का विलय का समय जो होगा वो 1856। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब है? तो 1845-46। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, तो यह संबंधित होगा वर्ष 1877 ईस्वी। जबकि आर्य समाज की स्थापना कब रही? तो ये जो होगा आपका वर्ष 1875 ईस्वी में। तो यहाँ पर एक घटना सबसे बाद में, यानी जो सबसे बाद में होगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार वर्ष 1877। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि यह जो पत्रिका है समाचार चंद्रिका, ये पत्रिका राजा राम मोहन राय की धार्मिक सामाजिक विचारों की जो है प्रबल समर्थक थी। तो प्रबल समर्थक नहीं, प्रबल विरोधी थी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा आपका गलत है। तो केवल और केवल एक सत्य होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझ लो, है ना, मिलान करने को है और कौन सा एक्ट किस ईयर से संबंधित है आपको मिलान करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? तो वर्ष 1878 ईस्वी। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब का है? तो ये 1876। और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, यह होगा आपका
1890 का। तो ए का जो है 3 हो गया और बी का 1, सी का 2 होगा और डी का 4। तो 3, 1, 2, 4 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ही। संविधान निर्मात्री परिषद की गठन की बात निम्न में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी? तो यह पॉलिटी से भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी कवर करते होंगे। तो यहाँ पर दोस्त आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो यह मार्च 1942 का है क्रिप्स मिशन। तो इसी मिशन की तहत जो है वो घोषणा की गई थी, है ना, तो संविधान निर्मात्री परिषद की गठन की। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रस्ताव मिशन से जो घोषणा हुई, इसमें जो सदस्य रहे हैं, एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जैसे कि अभी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, वहाँ पर आपने देखा होगा पूछा गया था कौन इसमें से नहीं था। तो एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होंगे, दूसरे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, तथा जो तीसरा रहे हैं वो एवी अलेक्जेंडर। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन की संदर्भ में दिया गया? एक वर्ष में स्वराज। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर वर्ष 1920 ईस्वी को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने नारा दिया, एक वर्ष में स्वराज। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। जबकि जो पारित हुआ था वो 28 जुलाई 1847 को। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रस्तुत किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। एक्चुअली क्या है, जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 3 जून, कब दोस्त, 3 जून 1947 ईस्वी को जो है माउंट प्लान की जो है वो घोषणा की गई थी, माउंटबेटन प्लान की। और इसके बाद जिसमें कि भारत विभाजन की जो योजना है वो अंतर्निहित थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को पारित हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया प्रस्तुत, तो आप 4 जुलाई लगाओगे। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि कहा जो था वो थी सरोजिनी नायडू, तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला दिया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कांग्रेस की स्थापना की पूर्व हुई थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं 28 दिसंबर को तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसके ठीक पहले वर्ष 1884 ईस्वी में स्थापना हुई थी मद्रास महाजन सभा की। अगला कथन है कि इंडियन लीग की स्थापना, तो इंडियन लीग की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1875 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 में, इसके पश्चात बात की जा रही है, जो कि गलत है। तो दूसरा कथन अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि 1875 यहाँ पूर्व होना था, पूर्व हुई थी। ठीक है, तो इसलिए दूसरा हो गया गलत। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल और केवल एक सत्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? एक्सक्यूज मी, स्किप हो गया थोड़ा प्रश्न। हाँ, 16 नंबर है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा एक खारवेल वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है? खारवेल वंश। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ये जो हाथी कुंभा है
जो कि उदयगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी। तो यही एकमात्र जो है स्रोत है खारबिल वंश के इतिहास को जानने का। हाथी गुम्फा। निम्नलिखित में से कौन से पुष्यमित्र शुंग के संबंध में सत्य कथन है? पहला दिया है कि यह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, बिल्कुल सही। यह शुंग वंश का संस्थापक था, यह भी सही है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो यहाँ पर सभी के सभी जो कथन हैं बिल्कुल सत्य हैं। 1 2 3 ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रियासत दे रखे हैं और शासक। वाकटक का शासक प्रवरसेन प्रथम, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग, यह भी सही है। पल्लव का सिंह विष्णु, यह भी सही है। चालुक्य का राजराज प्रथम बताया जा रहा है, तो राजराज प्रथम चालुक्य से नहीं बल्कि जो है वो चोल वंश से संबंधित रहे हैं, इसलिए आपका जो कथन डी है वह गलत है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित निम्नलिखित में से किसी एक नाटक में वत्सराज उदयन तथा रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी रत्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जैन धर्म से जो संबंधित जैसे कि संवर दे रखा, तो यह बिल्कुल संबंधित है। इसका अर्थ यानी कि जब कर्म का प्रवाह रुक जाए। निर्जरा, तो यह भी संबंधित है क्योंकि पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्बरा है। निर्वाण जो है ये आपका जैन से संबंधित नहीं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। जबकि जो बंधन है यह भी जैन धर्म से संबंधित होगा। तो बुद्ध धर्म से जो संबंधित बौद्ध से वो निर्वाण है, जिसका मतलब होता है निर्वाण यानी जीवन चक्र से जो है बिल्कुल मुक्त हो जाना। ठीक है, तो जीवन मरण चक्र से बिल्कुल मुक्त होना जा निर्वाण है, जो कि बौद्ध धर्म से होगा, न कि जैन से। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किसी गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया है? ऑप्शन ई लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन वर्ष 1880-84 ईस्वी तक जो है भारत की गवर्नर जनरल रहे हैं और इन्हीं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का जो है वो उद्धारक कहा है, लॉर्ड रिपन को। वर्ष 1935 की भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहला दिया है जो कि पॉलिटिक ऑफ हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड कवर करते हैं लक्ष्मीकांत बुक से, यहाँ पर सब मिल जाएंगे। तो देखिए, अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता। पहला बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण बताया जा रहा है ना। केंद्र द्वारा प्रांतों को, तो प्रांतों को जो विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था वो 1935 नहीं 1919 रहा है। ठीक है, 1919, इसलिए दूसरा यहाँ पर नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। 1919 के तहत तो प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, लेकिन 1935 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई थी। इसलिए यहाँ पर आपका दूसरा गलत है और यहाँ पर 1 और 3 ही सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब जो बनेगा दोस्त वो होगा ऑप्शन सी। देखिए, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड यानी पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत आप कवर कर लेंगे, क्योंकि पीसीएस में एक प्रश्न आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको कवर कर लें, साथ ही जो घटना चक्र है उसको कवर कर लें, बस कवर हो जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
बाइलिंगुअल के लिए PDF आपको मिल जाएगी दोस्त, तो इंग्लिश में वाले चिंता ना करें, बिल्कुल PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। बस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा सत्य नहीं है, आपको चयन करना है। पहला कथन दिया है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सम्मानित किया गया था, यह सही है। दूसरा है कि वर्ष 1943 ईस्वी में झांसी की रानी रेजिमेंट की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, यह बताया जा रहा है रास बिहारी बोस द्वारा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कराई गई थी, है ना, तो आपका दूसरा गलत हो गया। फिर है INA का जो गठन है पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इवाइची फुजिवारा द्वारा किया गया था, तो तीसरा कथन सही है और पहला सही है। कौन सा यहाँ पर पूछा है असत्य है, तो दोस्त यहाँ पर आपका केवल और केवल 2 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला जो कथन है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अध्यक्षता है यह गलत बताया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा अबुल कलाम आज़ाद, तो पहला कथन आपका गलत है। ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में तथा अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था, तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो केवल और केवल आपका एक सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। क्रिप्स मिशन योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला दिया है कि जो क्रिप्स मिशन यानी योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो यह भी हुआ घोषणा। इसके बाद भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सर्वमात्री संविधान जो निर्मात्री सभा का गठन है इसी के तहत क्रिप्स मिशन के तहत ही हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दोनों को दोनों सही जवाब होगा। बटलर समिति, जिसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था, इसका गठन कब किया गया था? बटलर समिति। तो बटलर समिति की जो गठन किया गया था वर्ष होगा 1927, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो स्थापना है वर्ष 1926 ईस्वी में, कहाँ? नागपुर में। नागपुर में किसके द्वारा जो अध्यक्षता है वो की गई थी? तो ये हैं MC राजा। तो याद रखिएगा नागपुर, ठीक है। बाकी इसमें जो 1926 वाला रहा है इसमें अटेंड नहीं किया था अंबेडकर ने, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी सही जवाब बनेगा, MC राजा। और वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाता ऑल इंडिया डिप्रेस्ड, ऑल इंडिया शेड्यूल नहीं, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड, ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अगर पूछा जाता, जो कि स्थापित किया गया था वर्ष 1942 में अंबेडकर जी के द्वारा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका MC राजा। आप लोग गूगल करेंगे तो आपको BR अम्बेडकर मिलेगा, तो ये सब नहीं करिएगा। वर्ष 1926 की जो अध्यक्षता है वो MC राजा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा जो कराची का अधिवेशन रहा है वर्ष 1931 में। गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। और कराची का जो अधिवेशन 1931 का रहा, अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। देखिए जो पूना पैक्ट है, पूना समझौता आपका वर्ष होगा 1932 का।
जलियांवाला बाग हत्याकांड तो वर्ष 13 अप्रैल 1919 यानी वर्ष 1919 होगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ वाला जो पहले 36 वाला नहीं, आपको 16 वाला लेना होगा, यहाँ पर 1916 लिखेंगे। भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को जो फांसी 1931। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है 1916 यानी कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो 3 नंबर पहले किस में है, केवल और केवल एक से ही का आपका काम चल जाएगा दृढ़। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लेखक दे रखे हैं और उनकी पत्रिकाएं और किताबें हैं। हरिजन जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी की है, बिल्कुल सही। मराठा जो पत्रिका रही है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यह भी सही है। अ पैसेज टू इंडिया जो कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बताई जा रही है, यह गलत है, क्योंकि ये जो होगा ई.एम. ठीक है, किसके द्वारा, ई.एम. फोस्टर के द्वारा जो है ये लिखित है, ई.एम. फोस्टर। तो इसलिए आपका जो सी है वह गलत है, और यहाँ पर वही पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरह आपका डी भी बिल्कुल सही है, टेररिस्ट की दिलीप मुखर्जी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। वर्ष 1857 की क्रांति में जगदीशपुर जो कि बिहार में है, इसका विद्रोह नेतृत्व किसने किया। एक प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है। 1857 की क्रांति से एक प्रश्न। अब जैसे कुछ विद्रोह हो गए, संथाल विद्रोह है ना, कूका, ये सब वहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो इन 2 चैप्टर को अच्छे से कवर करो, 2 नंबर यहाँ से होगा आपका। तो जो जगदीशपुर बिहार से जो नेतृत्व किए थे वो थे आपकी कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। और एक चीज़ और बताया जाता है कि विद्रोह को जो दबाया किसने था, है ना, विरोध में थी तो अंग्रेज़ों के ही रहे वाले, तो उनका जो नाम रहा है वो रहा है विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। तो नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह। तो विद्रोह को दबाया किसने, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने। वर्ष 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई। तो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन 1936 का रहा है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इस तथ्य को भी याद रखिए कि किस वर्ष में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो ये भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, पूछे भी गए हैं, घटना चक्र आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा 1934। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है पांडुलेखन समिति के 7 सदस्यों में से एक। अब पांडुलेखन क्या समझ गए होंगे। पांडुलेखन आप यहाँ पर प्रारूप समिति है ना, जो 7 सदस्य रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति की 7 सदस्य, जिनमें कि B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे ही, उसके अलावा इनमें से कोई दिख रहा है आपको, तो वो है सैयद मोहम्मद शादुल्ला। ठीक है, तो ए का यहाँ पर 3 होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो रक्षा विभाग मिला था, ठीक है, वह कौन था। तो रक्षा कौन करेगा, आपकी रक्षा कौन करेगा, जिसके पास बल होगी, ताकत होगी, तो होंगे बलदेव सिंह आ जाएंगे, तो सरदार बलदेव को ले लेना। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये बिल्कुल कई बार पूछा गया है, S.G. मुखर्जी होंगे। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर दोस्तों ए का 3 होगा और मंत्रिमंडल यानी बलदेव सिंह बी का 4 होगा, तो 3, 4 है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो देखिए अब संविधान
संशोधन से संबंधित प्रश्न है, आप जानते हैं एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पर दोस्त आपका सही जवाब होगा, किसकी बात की जा रही है, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत है। राज्य दे रखे हैं और उनकी गठन वर्ष है। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ है ना, उत्तरांचल के रूप में हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी का बिल्कुल सही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, तो इसका गठन जो है 20 फरवरी 1987, यह भी सही है। मणिपुर की बात की जा रही है जो कि जनवरी 1970 बताया जा रहा है, तो जनवरी 1970 नहीं है, 21 जनवरी 1972 होना था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो सी आपका सही जवाब होगा। बाकी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो गठन हुआ वह 16 मई 1975 को, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल दे रखे हैं और प्रोविजंस बताए गए हैं, कौन सा प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है। एक प्रश्न आपका आर्टिकल से भी देखने को मिलता है पीसीएस में, तो मिनिमम एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है पहला आर्टिकल नंबर 43A, तो 43A की जो बात की जा रही है वो है सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन से संबंधित है, तो पहला ही आपका गलत है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्योंकि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात नहीं करता है। आर्टिकल नंबर 43A जो बात करता है वो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत होगा, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि राज्य दे रखे हैं और उन राज्यों में राज्यसभा की सीटें बताई जा रही हैं, आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी से आपको मालूम ही होगा, उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वह 31 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा होंगी। वैसे भी इन सब में जो ज़्यादा सबसे होगा उसी को आपको चूज करें, कोई वैसे ही संख्या नहीं मालूम है तब भी आप पकड़ सकते हो। तो क्या डी का 1 से काम चल रहा है आपका? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 में दे रखे हैं 1 तो एलिमिनेट नहीं होगा। अब यहाँ इन चारों में आप देख सकते हो कि सबसे छोटा जो राज्य होगा पॉपुलेशन में उत्तराखंड होगा, तो उत्तराखंड को आप ऐसे अंधी मार्क लगाओगे कि हाँ 3 होगा, तो इस तरह आप करोगे तो ए का 2, तो ए का 2 से आप एलिमिनेट कर पा रहे हो नहीं, लेकिन ए और डी को आप एलिमिनेट कर ले गए। अब आपका बी और सी में मामला फंस रहा है और बी और सी को देखना है इन दोनों में कहाँ सबसे ज़्यादा होगी 18 और 16 में। देखिए जो तमिलनाडु की है वहाँ की जो राज्यसभा सीटें हैं वो 18 होंगी, है ना, तो एलिमिनेट नहीं हो पाया आपको, यहाँ पर बिहार और तमिलनाडु में फंस गए होंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा बी का 4, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत युग्म है, चयन करें गलत युग्म। पहला जो नंबर है आर्टिकल दिया है 345 जो आर्टिकल है यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति को राजभाषा की संबंध में आयोग गठित करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में आयोग जो गठित करने का अधिकार है दोस्त, वो आर्टिकल 344 है, न कि 45, इसलिए पहला आपका यहाँ पर गलत होगा। पूछा वही है कौन सा युग्म गलत है, आपको चयन करना है। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए और भी आप देख सकते हैं कि जल्दी आपको कैसे करना है। पहला हो गया गलत, तो यानी पहला आपको यहाँ पर एक किसमें नहीं है, 2 और 4 है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा और चौथा पढ़ो ही ना, बिल्कुल छोड़ दो उसको, ऐसे भी कर सकते हो जल्दीबाजी में, क्योंकि पहला 100% गलत है। तो तीसरा देख लो कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान बताया जा रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इसमें पहला ही केवल गलत होगा दोस्तों, इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हो जल्दी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, केवल पहला ही गलत है, बाकी सब सही। यहाँ पर 344 होना था। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। पहला है
कि भारत की उपराष्ट्रपति का जो पद है वह देश का दूसरा सर्वोच्च यानी उच्चतम जो है संवैधानिक पद है। तो बात बिल्कुल सही है कि भाई दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। आगे क्या है कि भारत की उपराष्ट्रपति का जो पद है वह कनाडा की उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो लिया गया है वो कनाडा से नहीं, यहाँ से थोड़ा आपको सही कर लेना है। ये जो है अमेरिका, ठीक है, यूएस से है। तो इसलिए बात सब सही है, लेकिन जो कनाडा है यह गलत है। तो इसलिए पूरा जो कथन है वह गलत हो जाता है। यहाँ अमेरिका होता तो सभी बातें बिल्कुल सही हो जाती। तो दोस्त, पहला कथन हो गया आपका गलत। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। तो दूसरा कथन बिल्कुल 100% सत्य है, इसलिए यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। सही कथन तो केवल और केवल दूसरा होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? अब यहाँ पर आपको यदि पार्ट और आर्टिकल थोड़ा मालूम है कि कौन से पार्ट में कहाँ तक बातें की गई हैं, तो जैसे कि अब पार्ट अगर देखोगे तो पार्ट 3 में जो कि आपका मूल अधिकार से संबंधित हो जाता है, तो 12 से लेकर के 35 तक बात करता है। तो ये आर्टिकल आपका चला जाएगा फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बचता है 5 और 11। तो 5 से लेकर के 11 तक जो बात करता है वह सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल है। तो इन्हीं दो में से कोई एक होगा। तो 5 जो शुरू होगा थोड़ा शुरुआत से संबंधित चीज़ों को बताएंगे, नागरिकता के प्रोविज़न। तो यहाँ पर 11 होगा, इस तरह आप एलिमिनेट करोगे, इस तरह भी कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत मालूम होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, क्योंकि जो 5 आर्टिकल नंबर है वो आपका बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन बी ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों का आपको चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बनती है। तो बात बिल्कुल सही है। जिस तरह आप संसद पढ़ते हो कि संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टेट में। अगला है आपका, तो पहला कथन हो गया सत्य। भाई अगला है कि विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहते हैं, जो एक सतत चलने यानी लगातार चलने वाला सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो जिस तरह आप राज्यसभा में देखते हो केंद्र में, इसी तरह यहाँ पर जो उच्च सदन दर्ज विधान परिषद, देखिए उच्च सदन और निम्न सदन कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन बुक में जो है कई राइटरों की बुक में मिल जाती हैं और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है उच्च निम्न सदन। तो उच्च सदन बेसिकली जो है आपका स्टेट में देखोगे तो विधान परिषद है, और जो केंद्र में है वो आपका राज्यसभा होगा, ठीक है, क्योंकि 81 जो है बाद में आता है। 81 ही तो है जो लोकसभा से संबंधित है, 80 आपका राज्यसभा। इसी तरह लोग लिख दिए होंगे, जो भी होगा उच्च और निम्न सदन कहीं भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत अंतर्गत उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो रिट जारी कर सकता है वह कौन जारी कर सकता है? बताइए आप यहाँ पर। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट से संबंधित, तो 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध जो है रिट जारी कर सकता है। तो आप क्या कहोगे? इनमें से सभी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विधान परिषद के संबंध में सत्य नहीं है? पहला कथन है कि इसका सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 30 वर्ष है। बात बिल्कुल सही। एमएलए के लिए 25 और जो एमएलसी हैं इनके लिए 30 है। विधान परिषद सदस्यों की मूल जो संख्या है इसका 1/6 राज्यपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं। दूसरा भी सही है,
पहला भी सही है। अगला है सभी जो विधान परिषद का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। तो 6 वर्ष का होता है और सतत यानी कभी जो भंग नहीं होती है विधान परिषद। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? सही जवाब होगा, अब जैसे देखो पहला 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है वह यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है इसकी बात जो आती है वह प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार होता है, ना कि अपीलीय। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है, ना कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला हो गया गलत। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले, दूसरा बिल्कुल सही है। विशेष इजाजत से अपील, तो 2 और 3 ही सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा पारित किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल होगा आपका 360। तो 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की जो है वो शक्ति प्रदान करता है। और जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाला जो भी प्रस्ताव है वो संसद की किसी भी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ से जो है वो सामान्य बहुमत से जो है पारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी सामान्य बहुमत का आप मतलब समझ रहे हो कि सदन में जो उपस्थित सदस्य उपस्थित हो गए उनको देख लो और उनका जो मतदान होगा उनमें जो बहुमत यानी 51%, तो आप कहोगे सामान्य बहुमत। अगला जो प्रश्न है 47 है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो बात बिल्कुल सही है भाई। जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना। तो अगला है भाई, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई वो नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, 1 एंड बी दोनों। ठीक है, तो ध्यान देना है, हटा सकते हैं राष्ट्रपति, बशर्ते बस प्रधानमंत्री की सलाह ले लें भाई। प्रधानमंत्री की सलाह लेना जो है वो जरूरी, उन्हीं की सलाह पर ही हटा सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 48 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन यानी कथन और कारण आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी आर्टिकल 123 शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति के समान नहीं है। कारण बताया जा रहा है कि समानांतर शक्ति की समान नहीं है। कारण यह है कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य होता है। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तभी करता है जब दोनों सदनों, संसद की दोनों सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों या दोनों में से कोई एक सदन का जो है सत्र न चल रहा हो, तभी जो है अध्यादेश जारी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस भाग की अंतर्गत आते हैं? यहाँ पर सही जवाब होगा भाग 8। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। दल बदल निरोधक दल बदल निरोधक अधिनियम एंटी डिफेक्शन जो लॉ एक्ट है इस जो पारित हुआ था आपको बताना है। संविधान संशोधन पूछता तो आप लगा देते 52वां, यहाँ पर पूछ लिया कब पारित हुआ, ईयर बताओ ना। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका वो है मार्च 1985। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो अभी जो जानते ही ये जो अमेंडमेंट हुआ था फट से कर दिए थे मोदी साहब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है साधारण बहुमत से नहीं, दिक्कतें हैं सरकार की, थोड़ा वहाँ पर बहुमत होना चाहिए, साधारण बहुमत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी होगा। ठीक है भाई, नागरिकता में बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी, 6ठी अनुसूची, नए राज्यों का निर्माण, इन सब में आप साधारण बहुमत से जो है आप संशोधन करो, उपबंध करो।
लेकिन राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है, इसके लिए आपको अब विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमोदन के आधार पर ही जो है वो करना होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। तो राज्यों का वही मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी हो प्लस जो है आपका आधे से अधिक राज्यों का जो है सहमति होनी चाहिए। देखिए, आपको अगर कवर करना है डिटेल्ड में तो संशोधन, यानी संविधान संशोधन से संबंधित सभी तथ्यों को अच्छे से कवर कराया गया है। किस तरह का कौन सा संशोधन है, सिंपली आपको यूट्यूब की सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम, आप वहाँ से कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ट्राइब्स दे रखी हैं और आपकी क्षेत्र है, आपको बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पर पहला दे रखा है माओरी, तो माओरी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका की बताई जा रही है, जो कि न्यूजीलैंड की होगी, इसलिए पहला ही यहाँ पर आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं। नोवा सूडान की, बोरोरो ब्राज़ील की, सीमांग मलेशिया की, तो ऑप्शन ई सही जवाब है। अगला प्रश्न केंद्र दे रखे हैं और उद्योग, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो संघाई जो कि वस्त्र और मशीनरी होगा उद्योग, ठीक है, तो एक अथरी हो गया। यदि आप 1 से 100% कन्फर्म है तो आप भी लगा देंगे ऑप्शन, बाकी आप देख सकते हो। मिलान जो है रेशम वस्त्र होगा, और नागोया है ना, नागोया आपका जो है ऑटोमोबाइल उद्योग हो जाएगा, और हवाना जो है आपका सिगार उद्योग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। खनिज दे रखे हैं और उनके उत्पादक क्षेत्र मिलान करना। तो आप यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए सीधे चले जाओगे बाकू अजरबैजान, बॉक्साइट का होगा गुयाना, मैग्नीज का होगा निकोपोल, और कोयला का होगा डनबास बेसिन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा 2, ए का 2, बी का बाकू यानी 4, तो 24 ऑप्शन यहाँ पर ही आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला है कि जो प्रतिचक्रवात है, यानी जो एंटी साइक्लोन की बात की जा रही है, एंटी साइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आपका गलत उल्टा लिख दिया गया है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल होंगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में अनुकूल होंगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है। बात बिल्कुल सही है, तो केवल और केवल 2 सही होगा आपका। अगला है यूकाटन जलसंधि। यूकाटन जलसंधि के लोकेशन आपको यहाँ पर बताना है। तो जो जलसंधि है वो जानते हैं 2 विभिन्न जलाशयों को जोड़ती हैं और 2 स्थल खंडों को जो है अलग करती हैं। तो यूकाटन की बात यहाँ पर बताना है आपको। यूकाटन, तो यूकाटन जो है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर की मध्य जो है वो अवस्थित है, ऑप्शन बी। तो भूगोल के लिए घटना चक्र अच्छे से कवर कर लो, आयोग उससे बाहर अभी निकल ही नहीं पाया है। पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, ये सब पूछते रहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से बेमेल युग्म का आपको चयन करना है। तो ये जो तथ्य हैं आपको जो एनसीईआरटी है 11th वाली भौतिक पर्यावरण की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित आपका चैप्टर है। तो वृक्ष दे रखे हैं और किस टाइप के वन वाले वृक्ष हैं आपको मिलान करना है। कौन सा गलत है आपको बता देना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है सागौन और साल जो कि मानसूनी वन के हैं, बिल्कुल सही हैं। ओक और जैतून की बात की जा रही है, तो ये भूमध्य सागरीय वन वाले हो गए। सदाबहार वर्षा वन वाले जो हेमलॉक और स्प्रूस को बताया जा रहा है। तो हेमलॉक और स्प्रूस जो है, हेमलॉक और स्प्रूस ये जो सदाबहार वन में नहीं पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं शीतोष्ण कोणधारी वन, ठीक है। तो केवल और केवल आपका यहाँ पर तीसरा ही गलत होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
बाकी देवदार चीड़ जो है शीतोष्ण कोटधारी वन में पाए ही जाते हैं। स्थानीय पौने और वो किस रीजन में चलती हैं यहाँ पर आपको बताना है, मिलान करना है। पहला दिया है बुरान, तो ये हो जाएगा रूस से। खुमसिन हवाएं, तो यह मिस्र की ओर है। ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर जो हवा ये ऑस्ट्रेलिया, और हबूब जो होगी ये आपकी सूडान। तो मिलान करो, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, कपासी वर्षा बादल। तो कपासी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं और इनके साथ जो है वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की संभावना अधिक होती है। किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं? गतिशील महाद्वीप, यहाँ पर सही जवाब होगा अंटार्कटिक, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व के अन्य द्वीपों में सबसे अधिक ऊंचा भी है, क्योंकि बर्फ से पिघलने और जमने के कारण इस महाद्वीप का आकार जो है वो निरंतर बदलता रहता है, इसीलिए इसे जो है आप कहोगे गतिशील महाद्वीप। अगला है आपका मैदान पूछा जा रहा है, दैट इज कैंटरबरी का मैदान। इसकी लोकेशन आपको बताना है। तो कैंटरबरी का जो मैदान है यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। और इस कैंटरबरी को मैदान को जो न्यूजीलैंड में स्थित है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण द्वीप के पूर्वी भाग में है और देश का सर्वाधिक जो है उपजाऊ भाग है। यहाँ फूलता जो है फलता जो है गेहूं तथा फल यहाँ की प्रमुख उपजें हैं। और जो न्यूजीलैंड के बेसिकली जो मूल निवासी होते हैं उनको कहा जाता है माओरी। अगला तथ्य पूछा जा रहा है प्रश्न की जकारू क्या है? जकारू, तो दोस्त यहाँ पर जकारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोग हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 को मिलान करना है। क्षेत्र दे रखे हैं, प्रमुख खनिज मिलाना है आपको। पहला दिया है रीजन है पिलबारा, तो पिलबारा आपका लौह अयस्क क्षेत्र होगा। एलिस स्प्रिंग, तो तेल और गैस से संबंधित। ब्रोकन हिल्स सीसा एवं जस्ता होगा, जबकि बीफा जो है आपका वो बॉक्साइट से है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बने स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल CIS का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बने स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रकुल का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? वो होगा आपका लाटविया। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब होगा। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वह वर्ष 1991 ईस्वी में। इसके विघटन होने के बाद 15 जो है वो नए राष्ट्र बने थे। अगला प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में आपको मिलान करना है। ठीक है, आरोही क्रम में जापान की द्वीप अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्त जो आपका सही जवाब होगा आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल के अनुसार वह होंशु है। तो ये अपना उल्टा ही लिखा हुआ है। होंशु आपको किस में दिख रहा है? एक तो इसमें दिख रहा है, एक आगे इसमें दिख जाएगा और दूसरा बी में। तो बी और डी में ही आपको किसी को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वह है शिकोकू, फिर क्यूसू, फिर हैकोंडो और ओंसू। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो प्रारंभ है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो प्रारंभ है वर्ष 2007 ईस्वी में किया गया था। तो जिससे आप स्पष्टता लगा सकते हैं कि 2007 और 12 के बीच जो पंचवर्षीय योजना रही 11वीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की जो समस्या है वो है कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव, जीवन निर्वाह कृषि, जोतों का छोटा आकार। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है? भैंस की एक प्रजाति नहीं है। आजकल प्रजातियों से संबंधित जो पूछे जा रहे हैं, बिहारों का हाल ही में पेपर हुआ है, तो प्रजातियों से संबंधित देख लेना भाई NCERT से।
या लूषण से कवर कर लीजिएगा। प्रजातियों से संबंधित आयोग उठाकर पूछ रहा है प्रश्न, गाय, भैंस, बकरी। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो है मेवाती, क्योंकि जो मेवाती है एक गाय की प्रजाति है जो कि राजस्थान की भारवाहक नस्ल है। ठीक है। निम्न में से किस नदी का जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर नहीं है। तो जो तेरखोल है, नेत्रवती है, मांडवी है, इनका जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर है। जबकि जो दामोदर नदी है इसका प्रवाह पश्चिम की ओर नहीं है। दामोदर नदी का जो निकास है यह जो नागपुर का पठार है पूर्वी किनारे से निकलती है, नागपुर के पठार से, और ये जो है भ्रंश घाटी में बहती हुई जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र के भ्रंश दे रखे हैं और उनका लोकेशन, स्थिति यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला दिया है ITSZ, दैट इज इंडस सांगबो सचर जोन है, जो ये कि तिब्बत हिमालय और बृहत हिमालय के बीच होगा। तो एक आप यहाँ पर 3 करोगे। MBF है, दैट इज मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है आपका मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच होगा। तो बी का आप 4 लगाओगे। अगला है आपका C नंबर MCT, दैट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है ये आपका किसके किसके बीच होगा, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। तो बृहत और मध्य यानी आपका ए हो जाएगा 1, और HFF है, दैट इज हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये आपका शिवालिक और उत्तर मैदान के बीच। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है। है ना, तो दीफू दर्रा की यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रीज़न देखो जरा। दीफू दर्रा जो आपका पड़ता है दोस्त, ये आपका जो इंडिया, चाइना और म्यांमार होगा, है ना, वहाँ टू द जो बॉर्डर होंगे, यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपका ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, तो ये अरुणाचल है आपका, पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नहीं है पूछा जा रहा है। भाई बोमडिला भी आपका, ये भी अरुणा में होगा आपका, अरुणाचल। तो काफ़ी खबरों में रहा भी है, चांगला जिला लद्दाख में है ये। ठीक है, और नाथुला आपका सिक्किम में है ही है। तो ये हो गया सिक्किम में। पूछा जा रहा है पूर्वी हिमालय का। ठीक है, तो हिमालय का, हिमालय है आपका, तो हिमालय का जो पूर्वी नहीं है यानी लद्दाख है यहाँ पर आपका। ठीक है, उत्तर में है। तो आप क्या कहोगे भाई, चांगला, ऑप्शन सी। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण का आपको बताना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि जो मिजोरम है, मिजोरम को मॉरिशस बेसिन भी कहा जाता है। मॉरिशस बेसिन, बात बिल्कुल सही है। मिजोरम जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और इसको किस नाम से जानते हैं, मॉरिशस बेसिन। कारण बताया जा रहा है कि ये जो मिजोरम है मॉरिशस बेसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना है, इसलिए कहा जाता है मॉरिशस बेसिन। बात बिल्कुल सही है, इस कहा भी जाता है इसीलिए। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। घाटियां, दर्रे, इन सबसे प्रश्न बनते ही हैं। तो मरखा घाटी पूछा जा रहा है, नेओरा है, थुमथेंग है और तुजूग घाटी। देखिए मरखा घाटी की जो लोकेशन है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। थुमथेंग घाटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश बताया जा रहा है, यही गलत हो जाता है क्योंकि ये आपका सिक्किम में पड़ता है। घाटी कहाँ, ये सिक्किम में। तुजुग घाटी नागालैंड, बिल्कुल सही है। तो दोस्त ऑप्शन सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। सौर विकिरण को मापने के लिए पहला दिया है सेलेनियोमीटर। तो सेलेनियोमीटर द्वारा जो मापा जाता है वो विलयन की लवणता होता है, विलयन की लवणता। ठीक है, और सोलेरीमीटर दे रखा है,
तो ये विकिरण यानी सौर विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जबकि साइक्रोमीटर दे रखा है, तो साइक्रोमीटर से आप जो है सापेक्षिक आर्द्रता मापते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए साइंस के लिए आपको मैंने कई बार सजेस्ट किया है दोस्त, एक चैनल आप वहाँ पर देख लीजिए, स्टडी ट्यूब एजुकेशन करके। ठीक है, वहाँ पर एनसीईआरटी की दे रखा है, अच्छे से आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी ट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशन करके है, और क्या कर रहा है आपको टाइप करना है एनसीईआरटी, स्टडी ट्यूब एजुकेशन एनसीईआरटी साइंस, ऐसे कुछ टाइप करिए, सर्च बॉक्स में आ जाएगा। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम दे देंगे लिंक, आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है, आपको चयन करना है, बताना है। देखिए पहला दिया है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और ध्वनि की जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो बिल्कुल उल्टा लिखा है, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि जो ध्वनि की तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो पहला हो गया अपने आप में एक गलत। दूसरा कथन है कि प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल है वह निर्वात में होती है। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, तो दूसरा ही कथन सत्य होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग, तो अनुवांशिक रोग जो कि अपने पेरेंट्स से मिलती है आपको, ठीक है, उसी को आप अनुवांशिक कहोगे। तो इसमें जो रोग नहीं है वो है, देखिए इसमें जो रिकेटस दे रखा है ना, ये आपका यहाँ पर डी सही जवाब होगा, क्योंकि आप जानते हो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? हल्दी, तो हल्दी में जो वर्णक है वो प्रकार होगा जेंथोफिल, ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब होगा। जबकि लाइकोपीन जानते हैं ये टमाटर की बात करता है। जबकि जो सेब का है लाल रंग होने का कारण है वो एंथोसाइनिन है, तो सेब की बात करता है ये, तो जेंथोफिल ये हल्दी। निम्नलिखित में से किसे इरिटेजी माफ कीजिएगा इरिडेसी कुल के पौधे के रूप में, निम्नलिखित में से किसे इरिडेसी कुल के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र से ग्रस्त प्राप्त किया जाता है? तो इरिडेसी कुल का जो पौधा पुष्प है इसकी जो वर्तिकाग्र से जो प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केसर। ठीक है, तो वर्तिकाग्र से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो केसर एक प्रकार का मसाला होता है जिसे क्या है दोस्त, इरिडेसी। ठीक है, इरिडेसी कुल के पौधा है कि पुष्प की वर्तिकाग्र से जो है वो प्राप्त किया जाता है केसर को। अगला प्रश्न है, मकड़ियों को जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उसको आप कहोगे एरिकेनोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। जबकि जो पहला दिया है फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी इसमें जो है जीवों के विकास, इतिहास और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो बी दिया है इसमें है एंजिलोलॉजी, तो एंजिलोलॉजी में क्या होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से ब्यूटीरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ब्यूटीरिक अम्ल ये है आपका पशु वसा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा जो एनिमल फैट है यहाँ पर ब्यूटीरिक अम्ल जो है वो मिलता है। तो पशु वसा या आपके जो दिए हो जैसे कि वनस्पति तेल तो उसमें मिलता है, तो ध्यान देना है, दो में से कोई एक ऑप्शन। अगला है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन दे रखे हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। पहला दिया है थायमिन, तो भूख ना लगना। बांझपन टेकोफोराल है, बेरी बेरी रिबोफ्लेविन, तो बेरी बेरी तो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 का नाम थायमिन है, और रिबोफ्लेविन जो है B2 होता है। ठीक है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन है, जबकि जो बेरी बेरी है विटामिन B1 है तो थायमिन है, तो सी आपका गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। 82 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया है कि जो खुली हवा है,
खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की जो वस्तुएं हैं वो काली होने लगती हैं। तो कथन तो बिल्कुल बात सही है भाई, काली होने लगती है चांदी खुली हवा में छोड़ दो। फिर उसके बाद बताया जा रहा कारण कि जो काली होने लगती हैं खुली हवा में छोड़ने के, वो ये है कि चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए ऐसा होता है। तो पहली बात, जो चांदी है वायु में उपस्थित जो सल्फर होते हैं उसके साथ अपक्रिया ना की ऑक्सीजन, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जो है वो अपक्रिया करके जो है सिल्वर ऑक्साइड का जो है वो निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है तो सिल्वर ऑक्साइड है, और जब यहाँ पर सल्फर के साथ होगा, ठीक है, चांदी में वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की नहीं सल्फर के साथ करेगा अपक्रिया, तो सल्फर के साथ अपक्रिया ही करता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं करता है चांदी, तो यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड की जगह सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण, तो चांदी वायु में उपस्थित सल्फर से, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन, सल्फर से अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर और ऑक्साइड की जगह सल्फाइड होना था, तब ये सही होता बातें। तो केवल और केवल कथन ही सही होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है लीवर से संबंधित? पहला दिया है कि जो लीवर है वह पित्तरस का स्राव करता है, बात बिल्कुल सही है, पित्तरस का स्राव करता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल बात सही है। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी करता है, यह भी बात सही है। तो सभी बातें तो सत्य हैं, उपरोक्त में से कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी। मनुष्य के सिर में जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है। मनुष्य के जो सिर हैं उसमें कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मनुष्य के सिर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 29, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा। और शरीर में आप जानते हो 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में हड्डियां लगभग जो है 300 या 200 ऊपर ही होंगी, कम नहीं होती हैं। तो वयस्क में आप देखोगे 206। आगे बढ़ते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, कंकाल तंत्र के कार्य बताओ। पहला कार्य बताया जा रहा है कि शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही। श्वसन एवं पोषण में सहायता कर प्रदान करता है, यह भी सही। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है कंकाल तंत्र, तो सभी तो सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नार एपिनेफ्रीन, ठीक है, तो नार एपिनेफ्रीन हार्मोन का श्रावण कौन करता है? यहाँ पर सही जवाब होगा मेडुला, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। तो जो मेडुला है ये नार एपिनेफ्रीन साथ ही जो है एपिनेफ्रीन, ठीक है, दो तरह के हार्मोन्स का जो है वो स्राव भी करती है, और दोनों के दोनों जो है एमिनो एसिड होते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये हृदय जो पेशियां हैं उनकी उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो बढ़ जाता है। एक्सोप्लैथलेमिया रोग बताना है, इसके बारे में क्या सही होगा? तो स्प्लेमिया रोग में क्या होता है? एक्सोपथेलेमिया रोग, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक्सोपथेलेमिया रोग में क्या होता है आपको बताना है। तो एक्सोपथेलेमिया रोग में जो आँख हैं ये फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती हैं, समझ रहे हैं आप, जिसके परिणाम स्वरूप जो थायरॉक्सिन है ये हार्मोन्स की अधिकता के कारण ऐसा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। तो ये है आँखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है, ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। कौन सा रोग है? एक्सोपथेलेमिया। टोबिन टैक्स का उद्देश्य है, यूकेपीसीएस से उठा के छाप दिए लग रहा है लोग। चलो बताओ, यूकेपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलों और उपस्थित अस्थिरता को हतोत्साहित करना। कि जो टोबिन टैक्स वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन पर एक प्रस्तावित कर होता है, जिसका उद्देश्य होता है जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा बाजार में जो अटकलें हैं और अस्थिरता हैं उनको क्या है, रोकना। और जो टोबिन टैक्स है, नाम है इनका, एक जो अर्थशास्त्री हैं जेम्स टोबिन, अर्थशास्त्री रहे दोस्तों जेम्स टोबिन, उन्हीं के नाम पर ये टैक्स है, ठीक है। तो जो जेम्स टोबिन है इन्होंने इस
प्रकार के टैक्स को प्रस्तुत किया था और इनको जो है वर्ष 1972 ईस्वी में किसको, जेम्स टोबिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, पूर्वी घाट। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका मृदा अपक्षय की बात की जा रही है, तो बेसिकली जो वनोन्मूलन है, वन का कटाव है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ही सही जवाब होगा, केवल और केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर आपको बिंदुओं पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी ब्रॉड मनी EM3 में शामिल हैं। तो EM3 इज इक्वल टू क्या होगा, जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है और बैंकों के पास समय जमा, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट दोनों आते हैं, और जनता के पास जो मुद्रा होगी, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब होगा। इसके लिए मैं आपको कहूँगा बेसिकली आप जो अगर आपके पास घटना चक्र वाली है तो ठीक है, वरना एक NCERT आती है, NCERT करके है, उसमें MCQ टाइप दिए गए हैं, व्याख्या सहित दिए गए हैं, ठीक है। तो NCERT बेस्ड है, उसमें आपको मिल जाएंगे अरिहंत की, ठीक है, 10+2 NCERT, उसमें जो PCS के प्रश्न पूछे गए उनमें दिए गए हैं, तो उन सारे तथ्यों को कवर किया गया है, PCS क्वेश्चन को और एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको चयन करना है। तो डेंगू से संबंधित है, ठीक है, मुझे तो डेंगू भी हो चुका है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल तीसरा ही जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा, लोकेशन ही देख लो, जो प्यूरम द्वीप है गुजरात में बिल्कुल सही है, क्रास द्वीप महाराष्ट्र में, यह भी सही है। सेंट मैरी केरल में बताया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि सेंट मैरी जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर द्वीप लोकेशन? कर्नाटक में है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी चोराओ जो है गोवा में, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंट मैरी आपका अरब सागर में पड़ता है, कर्नाटक राज्य। तो जब अरब सागर में होगा तो कर्नाटक का पश्चिमी एरिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान के प्रावधान दे रखे हैं और किस देश से लिए गए हैं, आपको मिलान करना है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए पहला दिया है याचिकाएं, तो याचिकाएं रिट संबंधी जो प्राविधान हैं वो आपकी जो लिए गए हैं यूनाइटेड किंगडम से, यूके से, बिल्कुल सही है। दूसरा बताया जा रहा है जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक, वो कि आयरलैंड से बताया जा रहा है, या गलत है, क्योंकि यह जो प्रोविज़न है आपका वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ना कि आयरलैंड से। तो ऑस्ट्रेलिया से होना था, इसलिए यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बाकी सहकारी संघवाद ऑस्ट्रेलिया से है, उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वह USA से ली गई है, ऐसे प्रश्न को आप करके आ रहे हो। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोमेरू जो कि आपका छत्तीसगढ़ लोकेशन में बिल्कुल सही है, बादल, खोड़, तमोर, पिंगला, तो ये जो एक रिजर्व है आपका, एलिफेंट रिजर्व, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में, ना कि मेघालय। तो ये भी छत्तीसगढ़ में होगा आपका, तो बी ही आपका सही जवाब होगा। बाकी शोनितपुर असम में है और इंतांकी जो है आपका नागालैंड में है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? पूर्वी घाट, इसमें जो पूर्वी घाट के अंतर नहीं आएगा, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ जाएगा, वो है बागा मग, ठीक है, बागामड़ पहाड़ियाँ हैं। तो बागामड़ की पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वी घाट नहीं, ये पश्चिमी घाट का जो है पार्ट है। और आप जानते हो महेंद्रगिरी आपका सबसे ऊंची वाली पूर्वी जो घाट की पहाड़ी है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। कथन है कि DNA टीके जो है परंपरागत टीकों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं सुरक्षित होते हैं, बिल्कुल सही है।
कारण बताया जा रहा है कि इनमें जीवित या मृत जीवाणुओं का जो प्रयोग न करके उनसे प्राप्त विशेष जीनों का प्रयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने हेतु किया जाता है, इसलिए अधिक प्रभावशाली एवं सुरक्षित होते हैं। तो दोनों के दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। असत्य कथन। पहला है कि इस योजना का जो शुभारंभ है 1 फरवरी 2019 को किया गया, बिल्कुल सही है। ये 18 से 40 वर्ष के असंगठित जो क्षेत्र के श्रमिक हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लेबर है, उनके लिए जो है एक पेंशन योजना, यह भी सही है। इसके अंतर्गत 3000 रुपये न्यूनतम निश्चित राशि प्राप्त होती है, यह भी कथन सत्य है। तो उसके बाद चौथा गलत हो ही जाएगा, क्योंकि एक तो गलत करना ही है आपको। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के लाभार्थी इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें दो ही नहीं है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये तो शामिल हो ही हैं। साथ ही इसमें जो है वो नई पेंशन योजना को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए 3 होना था, इसलिए यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो इसको, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 तो बात सही है, लेकिन एक और इसमें है, 3 को मिलाकर जो है ये प्रधानमंत्री श्रम मानधन योगी योजना को जो है संचालित किया गया है। इसमें 3 को लाभ मिलेगा, ना कि 2 ही। तो नई पेंशन योजना भी शामिल है। और बताओ, वर्तमान करेंसी नोट में नोट का मूल्य जो है वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, संविधान में वैसे आप देखोगे जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषाएं बताई गई हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। वैसे नोट पर जो अंकित हैं भाषाएं, 17 भाषाओं की बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। तो ये 17 भाषाएं इन्हीं 22 भाषाओं में से चूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है कि भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है भाई कि थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं है। तो दोनों की दोनों जो बातें होती हैं बिल्कुल सत्य हो जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण मानना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में कर सकते हो। कारण ये बताया जा रहा है कि जो राजकोषीय नीति का निर्धारण है वो सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए आप आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते हो राजकोषीय उपायों में जितनी आसानी से मौद्रिक में कर सकते हो। बात दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, सब सही है, ऑप्शन ए। बाकी वक्र से संबंधित आप जानते हैं, कर्व से संबंधित आपके प्रश्न एक एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर आपका है लाफिर वक्र प्रदर्शन जो करता है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि से राजस्व में कमी होती है, ऑप्शन सी। भारत में निगम कर किस समिति की सिफारिश पर लगाया गया है। निगम कर, यहाँ पर सही जवाब होगा चलैया कमेटी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन गैर योजनागत व्यय का भाग है। गैर योजनागत व्यय का, तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि आप कह सकते हो कि नॉन प्रोडक्टिव एरियाज मोस्टली जो यूज्ड होते हैं ऑब्लिगेशन नेचर में, तो इसमें आपका जो शामिल होता है भाग है, यानी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, जिसमें कि सैलरी इंक्लूड होता ही है, ग्रांट भी है, अनुदान भी है, और इंटरेस्ट का पेमेंट ब्याज भुगतान है, और राज्यों को दिया जाने वाला कर भाग सभी की सभी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सिद्धांत दे रखे हैं, उनके प्रतिपादक दे रखे हैं। व्यय कर के प्रतिपादक यन क्वेल्डार को बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर। क्षतिपूर्वक राजकोषीय सिद्धांत ये एडॉल्फ वैगनर का बताया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि ये है जॉन मेनार्ड कीन्स का, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स का है ये, ना कि एडॉल्फ वैगनर का। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। बाकी टोबिन टैक्स आप पढ़ के आ रहे हैं, जेम्स टोबिन का है। बर्गसन मापदंड संबंधित किससे है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, कल्याण अर्थशास्त्र से। यहाँ पर ट्रेम्स का फुल फॉर्म आपको बताना है। ट्रेम्स का फुल फॉर्म, तो ट्रेम्स का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वह होगा
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण है और सही आपको चाहिए उत्तर का चयन करना है। कथन दिया है कि पर्यावरण अवनयन या अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। कारण बताया जा रहा है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर्यावरण की गुणवत्ता से ह्रास से है। तो यहाँ पर जो अवनयन या अवक्रमण की जो बात की जा रही है पर्यावरण की, ठीक है, ये संबंधित जो होगा वो मानव कार्यों से ही होगा। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण है वह मनुष्य के कार्यों द्वारा ही स्थानीय स्तर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ए सही जवाब होगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है प्रकाशित किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से है, सांडी पक्षी विहार। ये ना बिहार दे रखे हैं, पक्षी विहार हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य भी दे रखे हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है कौन कहाँ से पड़ता है। पहला दिया है सांडी पक्षी विहार, तो आपका कहाँ पर होगा, हरदोई में। तो ए का 1 हो जाएगा, तो सी और डी ही सेलेक्ट करना है किसी को। इसके बाद रानीपुर वन्यजीव विहार होगा आपका, रानीपुर वन्यजीव विहार आपका वहाँ पड़ेगा चित्रकूट में, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। तो बी का 2 यहाँ तक आप एलिमिनेट करें। इसके बाद आप सी और डी को सुनिए। समरपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये आपका पड़ेगा रायबरेली में, ठीक है, जबकि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली होगा। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब बन जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन डी होगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात की जा रही है, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। केंद्रीय उपोष संस्थान यह भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय संबंधित पौध संस्थान यह भी लखनऊ में है। तो तीनों के तीनों तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, अन्न अनुसंधान परिषद संस्थान अगर होता, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो आप लखनऊ लगाते, लेकिन परिषद है, काउंसिल है, तो आप सीधे शाहजहांपुर जाओगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। लखनऊ में न कहाँ है, शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, वर्ष होगा मार्च 1974, यानी ऑप्शन आपका ई सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो वो है दोस्त इटावा। वर्ष 2011 का सेंसस भी पूछ लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वह कानपुर नगर की है, जबकि दूसरे स्थान पर, तो पहले पर तो कानपुर नगर है, जबकि जो दूसरे स्थान पर है वो आपका लखनऊ है, ठीक है। तो पहले कानपुर, दूसरे पर जो है वो आ जाता है। इसके बाद जीबीएन है, गौतम बुद्ध नगर है आपका तीसरे पर। तो यहाँ पर दूसरा पूछा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला दिया है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है, बात बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो मैक्सिमम बिहार है, न्यूनतम अरुणाचल है, यह भी सही है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जो राज्य बताया जा रहा है वो राजस्थान, तो राजस्थान नहीं है, बिहार नंबर 1 पर है, ठीक है, बिहार ही है। जो मेल लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, मैंने फीमेल वाला, ठीक है, स्त्री साक्षरता। तो राजस्थान जो दूसरे नंबर पर, दोस्त ना कि पहले पर। तो यहाँ पर जो है वो आपका सी जो है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बाकी शीर्ष साक्षरता वाला जो राज्य है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लिटरेसी रेट में शीर्ष तो केरल होगा, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित तो लक्षद्वीप है, ओवरऑल में लक्षद्वीप ही है। तो यहाँ पर सी सही जवाब हो गया। आगे बढ़ो। अगला है आपका पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का जो उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है वह किस वर्ष हुआ है। पंचायत मित्र कब हुआ शुभारंभ, सही जवाब होगा आपका फरवरी 2006 में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। तो पंचायत मित्र वही होते हैं, आप जानते होंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो प्रधान होते हैं, अपना लेखा जोखा उन्हीं से अपना दिखवाते हैं, पंचायत मित्र, ठीक है। पंचायत मित्र का सिलेक्शन जो हुआ था, जिनकी हाईएस्ट मेरिट थी गांव में, उनका हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 118, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो इन्वायरमेंट से प्रश्न है, आपका सही जवाब होगा दोस्त यहाँ पर जो होगा वह होगा हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और यह चक्र जो है जयो और अजयो तत्वों के बीच हाइड्रोजन स्थानांतरण से ही संबंधित होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश स्पेशल नृत्य दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। देखिए पर कर्मा, ठीक है, कर्मा नृत्य दे रखा है, ये लोग पहले ही गलत बता दिए अपना, क्योंकि करबा जो है आपका सोनभद्र रीजन का है, ठीक है, सोनभद्र मिर्जापुर साइड। महोबा दे दिया, गलत हो गया आपका, तो पहला ही गलत होगा, बाकी सही सभी है कि मयूर नृत्य ब्रज का है, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का, जोगी नृत्य अवध का। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी यदि आप कवर किए हैं तो उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। परीक्षा वाणी एक समग्र अध्ययन आती है, दूसरी आती है संक्षिप्त, तो संक्षिप्त वाली आप कवर करिए हिंदी मीडियम के लिए। अगला तथ्य है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे और स्वतंत्र भारत की उत्तर प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा का गठन है वो 8 मार्च 1951 को हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सिंपल सी बात, इन्हीं के कार्यकाल की बात की जाएगी। तो पहले का जो कार्यकाल रहा है वो 8 मार्च 1951 को शुरू हुआ नहीं, ये हुआ है 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्त 1950 तक रहा है। ये स्वतंत्र भारत वाला कार्यकाल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पहला बात बिल्कुल सही है और इनका जो टाइम पीरियड है 31 जुलाई 1937 10 अगस्त, ठीक है। बाकी दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बात तो सही है 8 मार्च 1951 नहीं 52 होना था यहाँ पर 1952, इसलिए दूसरा गलत हो गया। 52 होता तब सही हो जाता दूसरा। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सही होगा, सत्य कथन, तो पहला ही सत्य है दोस्त। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो बुलाई गई बैठक है, इसकी ग्राम प्रधान को हटाना, उनको सूचना दे दो कितने दिन पहले, 15 दिन पहले आपको बताना होगा, ग्राम प्रधान साहब आपको हटाने की बात हो रही है। चलिए अगला है आपका, निम्न में से असत्य कथन की आपको पहचान करना है, कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है कि प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था, बिल्कुल सही। कंपिल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित है, दूसरा भी सही। तीसरा है कि अयोध्या में 7 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया तथा भिक्षुओं का प्रचार प्रसार भी किया, तो बात बिल्कुल सही है, तीर्थंकरों ने भाग लिया था, लेकिन 7 नहीं है रहे दोस्त, 5 ही रहे हैं, ठीक है, 5। कौन कौन से? ऋषभदेव, अजीत नाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमित नाथ और अनंतनाथ, 5 रहे हैं। तो 7 नहीं है 5, बाकी यहाँ पर तीसरा ही आपका सत्य हो जाएगा। बाकी वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का जो निर्माण है जयपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है, तो सी ही आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सही सुमेलित नहीं है, संस्थान दिए गए हैं, उनकी लोकेशन, यहाँ पर सुमेलित जो नहीं होगा। पहला जैसे कि दिया है आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र पुणे बताया जा रहा है, जो कि गलत है यहाँ पर बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में है, ना कि आपका पुणे में, तो दूसरा हो गया गलत। तो सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बाकी काजरी जोधपुर में है, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में है, बाकी सब सही है, बी आपका गलत होगा, तो बी सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए यूपी पीसीएस में खासकर आपको 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2-3 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स ही हो जाते हैं और 1-2 प्रश्न बेसिक पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पहले पूछते थे ज़्यादा, लेकिन आजकल जो है थोड़ा बहुत कम कर दिए हैं प्रश्न, 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं यूपी स्पेशल से, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 से 3। देखिए सोनभद्र चूना पत्थर के लिए है, बिल्कुल सही है। ललितपुर तांबा के लिए है। झांसी जो है यूरेनियम के लिए बताया जा रहा है, यूरेनियम के लिए आप ललितपुर जाते हो, ठीक है, झांसी नहीं होगा। तो 1 और 2 ही सही है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है आधुनिक जैव तकनीक की संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पुरा पाषाणकालीन स्थलों में से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? जैसे कि पिछली बार पूछ लिया गया पीसीएस में शायद
कि जो मांडी है वो कहाँ पड़ता है। तो जो लोग घटना चक्र कवर किए रहे होंगे तो मांडा आ रहा है जम्मू कश्मीर, मांडी पता ही नहीं है क्यों घटना चक्र में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना है आपको। मांडी जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही है। पिछली बार पूछा गया था पूरा पाषाणकालीन स्थल को, हड़प्पा कालीन था वो मांडी वाला। यहाँ पर बताइए भाई क्या होगा पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो दोस्त यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनेगा वो बोरी है, लखनिया है और बेलन घाटी। ये तीनों के तीनों जो हैं आपके यूपी में हैं। बाकी जो डिंडवाना है आपका वो राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गुप्तचर संस्था दे रखी हैं, ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ रॉ है। तो इसी तरह आपको बताना है शावाक कहाँ की है, नाइचो है ना। सही सुमेलित जो नहीं है आपको बताना है। जैसे मोसाद, तो मोसाद इजराइल के काफ़ी चर्चित आप जानते हैं। तो मोसाद तो सही है बिल्कुल इजराइल। इसके बाद आप पकड़ोगे नाइचो को। नाइचो कहाँ की है, नाइचो फाइचो काइचो, नाम ही अजीब होते हैं, ठीक है। तो यह जापान की है। यमाई देखोगे, यमाई भैया यूके की है ही है। इसके बाद जो शावाक है ये इराक की बताई जा रही है। इराक नहीं, यहाँ पर का की जगह ना होना था, यानी ईरान, ईरान की है शावाक। तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पर्यटन स्थल दे रखे हैं और यहाँ पर आपको मिलान करना है। यूपी स्पेशल भगवान वाराह मंदिर कहाँ पर। तो भगवान वाराह मंदिर के लिए आप कासगंज जाओगे। कनक भवन, सिंपल सी बात भाई, कनक भवन की अयोध्या। खानकाह रशीदिया कहाँ जाओगे, मैनपुरी। और भृगु मंदिर बलिया। तो यहाँ पर आप मिलान करोगे तो आपका क्या होगा, ए का 2 और बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है ओरिविले आश्रम पुदुचेरी में है, तो ये संबंधित किससे है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसकी जो स्थापना है इस आश्रम की, ओरिविले आश्रम जो कि पुदुचेरी में स्थापना जो है वो अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर, वर्ष होगा 1926। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बाकी इसको इन्हीं के नाम पर अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य है यूपी सेंसस से समझ सकते हो आप। 2011 और 1 के दशक यानी डिकेडल में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी गिरावट आई है। डिकेडल में ग्रोथ में वृद्धि नहीं, गिरावट की पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को जो डिकेडल ग्रोथ रेट है आप जानते ही हो 20.2% करके है। इसके बाद 2001 में जो रही है वो 25.85, ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वही कर लोगे, यानी ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। भाई 2001 में 25 रही है और कहाँ 20 हो जा रही है 11 में, तो अंतर हो गया, गिरावट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको बताना है 2021। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्त 140वें नंबर पर है। 93वें अकादमी पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इनका नाम है फ्रांसेस मैकडोरमंड, ऑप्शन बी। जबकि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आप जानते हैं नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो एंथनी हॉपकिंस। और आप जानते हैं नोमैडलैंड की जो निर्देशक रही वही आपका पीसीएस 2021 में पूछा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एस्टेरएक्स किस देश द्वारा अंतरिक्ष में किया गया जो पहला सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्त एक्सक्यूज में क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं क्या, थोड़ा इधर उधर पेज में है ना। चलिए हाँ आगे देखते हैं। 133 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन से देश क्रमशः शीर्ष और अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो प्रेस फ्रीडम की बात की जा रही है। नंबर 1 जो कंट्री होगा, कौन सा कंट्री है दोस्त, तो कंट्री होगी आपकी नॉर्वे। जबकि सबसे अंतिम पायदान पर इरीट्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा .. शीर्षक से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है।
तो शीर्षक क्या है? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 का, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या द्वारा जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा माई बॉडी इज माई ओन। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब है। 30वें जोडो बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 30वें GD बिरला, 30वें GD बिरला, बताइए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो दिया गया है, ये है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, और वहाँ की है ये सुमन चक्रवर्ती। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, साइंटिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 की गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2019 की बात की जा रही है, थोड़ा पुराना है, ध्यान देना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब है। अगला है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल 149 देशों में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत की जो रैंकिंग है 139 है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। मार्च 2021 में किसी BBC द्वारा वर्ष की जो है सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित होने वाली है, इनका नाम है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है एस्टर-X किस देश द्वारा अंतरिक्ष में किया गया पहला सैन्य अभ्यास है? तो दोस्त ये है फ्रांस का। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में तो जो भारत की रैंकिंग है, अच्छा यहाँ पर नंबर 1 पूछा गया है, तो नंबर 1 होगा आपका USA। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र की रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये बंगलुरु हुआ था, यानी कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। और फरवरी 2021 में 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया? सही जवाब होगा उच्च शिक्षा मंत्रालय, यानी जो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। दूसरे भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑप्शन ए। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ध्यान देना है, उत्तर पूर्व पहाड़ी राज्यों की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 2021-23 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा कौशल विकास और उद्यमशीलता। ऑप्शन बी। जनवरी 2021 में कला उत्सव 2020 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, शिक्षा मंत्रालय। बेटियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जागरूकता के लिए पंख अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? पंख अभियान। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जनवरी 2021 में वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो की गई है किसके द्वारा की गई थी? तो वह देश रहा है नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किसी संस्थान श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह संस्थान है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग वो कितनी है? तो फायर, ठीक है, यप से होता है फायर और यप से होगा 4, यानी चौथी रैंक। ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने पूरा का पूरा 150 प्रश्न आपने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा, तो आप जितना लाइक शेयर कमेंट कर पाएँ कर दीजिए दोस्त, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाए। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल या वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अपना इंग्लिश का पेपर देखकर अपना कर सकते हैं, बाद में आंसर की भी आप मिला कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।